बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा और आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में गजराज यानी कि हाथियों की होती मौत की। लगातार कैसे अपनी वनों की पहचान बनाने वाले छत्तीसगढ़ में वन्य प्राणी महफूज नहीं है, यह बड़ा सवाल है। सूरजपुर में एक बार फिर बिजली के तार की करंट में मादा हाथी की मौत हो गई। साथ ही आपको बता दें कि उसके पेट में पल रहा 17 महीने का बच्चा भी मर गया है। अब वन विभाग इसके लिए बिजली विभाग को जिम्मेदार ठहरा रहा है, तो बिजली विभाग के पास अपने तर्क हैं। बता दें कि छत्तीसगढ़ में साल भर के अंदर करंट लगने से या लगाने से 60 हाथियों की मौत हो चुकी है। उधर हाथियों के इंसानी इलाके में दखल से भी काफी नुकसान हुआ है। करीब 2 साल में ही 250 से ज्यादा लोग हाथियों के हमले में मारे जा चुके हैं। हाथियों को लेकर लेमरू प्रोजेक्ट को लेकर तमाम उपायों में करोड़ों रुपए फूंक दिए गए, लेकिन नतीजा सभी के सामने है। इसके बाद भी अगर छत्तीसगढ़ में हाथियों की मौत और हाथियों से इंसानों की मौत और संपत्ति का नुकसान नहीं थम रहा है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? कौन है गजराज के यमराज? इसी पर करेंगे आज आपकी बात। तो आइए सबसे पहले 2 बयान सुन लेते हैं कि कैसे हाथियों की मौत को लेकर सियासी घमासान भी हो रहा है। लेकिन यह पहली दफा नहीं है। आपको बता दें कि बीजेपी के शासनकाल में भी यही होता था, पर बस उस वक्त सवाल उठाने वाले कांग्रेस के लोग होते थे। अब सवाल उठाने वाले बीजेपी के लोग हैं। कुछ नहीं बदला है, आरोप भी वही हैं, जवाब भी वही हैं, कुछ भी नहीं बदला। बदला है तो वो आंकड़ा जो लगातार बढ़ रहा है, हाथियों की मौत, इंसानों की मौत और सार्वजनिक नुकसान का। देखिए ये बयान। कैंपा का 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा छत्तीसगढ़ सरकार को मिला। उस पैसे से हाथी और मानव द्वंद्व को रोकने की बजाय जो सबसे बड़ा प्राणी है जंगल का, उस प्राणी की जान की रक्षा ये सरकार नहीं कर पा रही है। और मुझे तो लगता है कि इस सरकार में बैठे हुए लोग और उनके संरक्षण में वन्य प्राणियों के जो महत्वपूर्ण अंग हैं, उनकी तस्करी, उनके व्यापार का काम चल रहा है। तो ये सरकार जो है मनुष्यों का जीवन तो खतरे में डाल ही रही है, साथ में वन्य प्राणियों को भी अपने स्वार्थों के लिए, अपने हितों के लिए वन्य प्राणियों के और हाथी जैसे वन्य प्राणी की भी रक्षा ये सरकार नहीं कर पा रही। कम हाइट का बिजली तार होने के कारण ये हुआ है, जबकि विभाग की तरफ से उसको पूर्व में भी विभाग को सूचित किया गया था, विद्युत विभाग को, लेकिन फिर भी ये दुर्घटना घटित हो गई। तो अब रेडियो कॉलरिंग के लिए भी हम लोग चाह रहे हैं कि लगातार, मतलब जो अलग अलग 16 हाथियों का विचरण दल है, तो उसमें जो हाथियों का हेड होता है उसमें एक एक में 16 के 16 में रेडियो कॉलरिंग हो जाए, ताकि उनका मूवमेंट की जानकारी हो और मूवमेंट के साथ साथ मतलब उस ओर यदि हाथी जाते हैं जिस तरफ बिजली का तार बहुत नीचे स्तर पे है, तो उनको जो भी हमारा तरीका है उससे रोकने का प्रयास किया। जब शिकार वाली कोई बात आती है तो अंग की तस्करी का बात सामने आता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, पूरा हाथी पाया गया उसमें। तो जाहिर सी बात है कि ये हालात हैं, लगातार सफाई अलग दी जा रही है और ऐसा लग रहा है कि विपक्ष के आरोपों के साथ साथ पार्टी के अंदर भी, सरकार के अंदर भी कहीं ना कहीं इसे लेकर के एक दूसरे पर टोपी ट्रांसफर की कोशिश हो रही है। आज हमारे सवाल क्या है इस पूरे मामले से जुड़े हुए, आपको सवाल दिखाते हैं, फिर डिबेट को शुरू करते हैं। हमारे सवाल बहुत सीधे हैं। हमारे सवाल जो हैं वो हैं, जंगल में करंट का जाल, साल भर में 60 हाथियों के लिए बना काल, जिम्मेदारी पर विभागों में टक्कर, वन और बिजली विभाग में टोपी ट्रांसफर, विकास के लिए वनों का दमन, हाथी मानव में छिड़ी जंग, छत्तीसगढ़ में खतरे में गजराज, कब सुधरेगा विभागों का कामकाज? ये सबसे बड़ा सवाल है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता नितिन भंसाली जी जुड़ चुके हैं। नितिन जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। अनुराग अग्रवाल जी हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हमारे साथ। अनुराग जी, आपका बहुत स्वागत करता हूं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और आज हमने वन्य जीव प्रेमी आलोक शुक्ला जी को बुलाया है, जो बताएंगे कि क्या वाकई में सरकारें जो हजारों सैकड़ों करोड़ खर्च कर रही हैं वो हाथियों की भलाई के लिए है या किसी और चीज के लिए। आलोक जी, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले मैं आता हूं अनुराग अग्रवाल जी, ये परेशानियां तो बीजेपी के शासनकाल में भी थी, अब आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि ये वो काम कर दें जो 15 साल में आप लोगों ने नहीं किया, वो 3 साल में कांग्रेस कर दे? सर, सीधा सवाल मैं यहां से उठाता हूं।
अभिलाष जी, बात विषय यह है कि कोई समस्या के समाधान के पहले समस्या के समाधान की ओर कदम बढ़ाना आवश्यक है, जो ये सरकार पिछले 3 साल में कर नहीं पाई है। भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में गजराज की मौत और अभी के गजराज की मौतों में आंकड़ा देखेंगे तो एक बहुत बड़ा अंतर है। 15 साल में अगर आप आंकड़े निकाल के देखेंगे तो लगभग 34 गजराजों की मृत्यु हुई। यहाँ पिछले सालों में ही लगभग 60 गजराज की मृत्यु हुई। ये सरकार गजराज के विषय पे शुरू दिन से ही बड़े भ्रम की स्थिति में है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के शासन के पहले तात्कालिक कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी जब छत्तीसगढ़ में आए थे, तब उन्होंने वहां पे लेमरू जो प्रोजेक्ट बनाने की ये बात करते हैं, वहां के आदिवासियों से कहा था कि यहाँ की जंगल और जमीन आप है, यहां से आपको कोई नहीं खदेड़ सकता। जब ये सरकार बनी तो जो 1909 वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्र था उसको लगभग 3000 से ऊपर वर्ग किलोमीटर तक ले जाने की बात की। बीच में तो ऐसी स्थिति आई थी कि अपर सचिव वन ने एक पत्र जारी किया कि माननीय टीएस सिंहदेव जी, माननीय विभिन्न विधायकों ने इस पे सहमति दी है और इसको 450 वर्ग किलोमीटर तक समेट देंगे। उसमें बड़ा बवाल हुआ। टीएस सिंहदेव जी ने बड़ा विरोध किया कि मैंने कभी भी लिखित या मौखिक रूप से ये स्वीकार नहीं किया है कि इसका वर्ग किलोमीटर छोटा किया जाए। फिर आखिरी में 1900 लगभग 30-40 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र का अधिसूचना जारी हुई। देखिए, कांग्रेस लगभग 3 साल मतलब 60% समय अपना पूरा कर चुकी है, और अगर आखिरी के 6 महीने छोड़ दिया जाए तो लगभग 70% पूरा समय पूरा कर चुकी है। अब इनको कहीं तो रुक के सोचना चाहिए कि जनता और जानवर के लिए इन्होंने किया क्या है। बड़ी अजीब बात है, वन मंत्री स्वीकार करते हैं कि हम विगत दिनों लगभग 1 साल से बिजली विभाग को हम सूचित कर चुके थे, लेकिन उन्होंने वायर हटाया नहीं। ये जो आपस है, बिजली विभाग भी कहीं ना कहीं सरकार के अधीन आता है, वन विभाग भी सरकार के अधीन आता है। वन विभाग के या छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार के इतने वरिष्ठ मंत्री अगर असमर्थता जाहिर करे, अपनी बेबसी जाहिर करे, तो फिर जनता जाएगी कहां? ठीक है, एक बड़ी तकनीकी बात मैं बताता हूं अभिलाष जी। इस साल जितनी भी मौतें हुई है गजराज की, उन मौतों में से 50% धर्म जयगढ़ क्षेत्रों में हुई है, और उन मौतों का सबसे बड़ा कारण रहा है बिजली के करंट से मौतें। पिछले साल भर में, जैसे मंत्री जी स्वयं कहे कि सर्वे करके इन्होंने बिजली विभाग को बता दिया था कि वहां पे तार नीचे उसे हटाया जाए, लेकिन सरकार के एक अंग का दूसरे अंग पे ना तो नियंत्रण है, ना तो कॉम्बिनेशन या समन्वय है। इसका भुगतान जनता और जानवर कर रहे हैं। और गजराज की ये मौत एक बड़ी बात है, इसके लिए सरकार को ध्यान देना चाहिए। ठीक है, आलोक शुक्ला जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। सर, 57 करोड़ का मुआवजा बांट दिया, 5000 करोड़ का पूरा बजट है इन समस्याओं से किसी न किसी तरीके से जुड़ा हुआ है, और 15 साल हम शासन के निकालने बीजेपी के, उसके पहले भी जोड़ लीजिए और कांग्रेस का अभी का। ऐसी क्या वजह है कि मौतों के आंकड़े, चाहे इंसानी मौत हो, 263 लोग भी मरे हैं। यहां हम अपने दर्शकों को बता दें, सिर्फ 60 हाथी नहीं मरे हैं, 263 लोगों की भी मौत हुई है पिछले 5 सालों में, और 60 हाथी तो पिछले करीब 1 साल की ही जानकारी आती है। तो सर, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आखिर दिक्कत कहां है? क्या एग्जीक्यूशन में दिक्कत है? आपको लगता है यह समस्या हल ही नहीं हो सकती कि आसपास के किसी राज्य में इस तरह की समस्या को टैकल किया गया है? सर देखिए, तमाम उदाहरण हैं भारत देश के अंदर ही। आप दक्षिण के राज्यों में जाएंगे तो देखेंगे कि वहाँ पे ज़्यादा संख्या में हाथी होने के बावजूद भी जो द्वंद्व की नंबर्स हैं वो बहुत मिनिमम है। छत्तीसगढ़ का दुखद रूप से स्थिति ये है कि हम पिछले 15 सालों की बात करें और अभी 3 सालों की बात, कोई गंभीर तरीके से ना नीति इस दिशा में है, ना कोई रीति है, और ना ही सरकारों की कोई राजनीतिक इच्छा शक्ति है। रमन सरकार के समय पूर्ण रूप से खनन कंपनियों के मुनाफे की प्रतिबद्धता के लिए कुछ नहीं किया गया। वर्तमान सरकार ने कोशिश की, लेकिन उस कोशिश में भी एक कॉर्पोरेट हाउस के दबाव में नीतियों को बदल दिया गया। ठीक है, देखिए, बड़ी बड़ी चर्चा होती है लेमलू हाथी रिजर्व की। जिस लेमलू हाथी रिजर्व को आप बनाने की बात की आपने, आप देखेंगे कि सरगुजा की तरफ 15,000 एकड़ जमीनें आपने एक खनन कंपनी के लिए छोड़ दिया। अभी हाल ही में नई नीलामी आ रही है जिसमें उसी लेमलू से लगे हुए इलाके की कोयला खदानें नीलाम हो रही हैं। तो एक पानी के अंदर एक टापू बना देने से कुछ नहीं होगा यदि आने जाने का रास्ता नहीं होगा। जो लेमलू एलिफेंट रिजर्व की भी जो संकल्पना है वो यही है कि चारों तरफ माइनिंग कर दीजिए, बीच में लेमलू बना दीजिए, उसका कोई औचित्य नहीं है। दूसरा बड़ा सवाल है कि कोई गंभीरता नहीं है जो मानव हाथी द्वंद्व को रोकने को लेकर समाज के साथ जो काम करने की दिशा है, विभाग उस दिशा में काम नहीं कर रहा है। जो बिजली को बार बार ये बात आ रही है, कहीं पे भी वन क्षेत्रों में बिजली लाइनों को हटाने, ऊंचा करने की दिशा में सिर्फ कागजी कार्रवाइयां चल रही, कोई गंभीर कार्य नहीं हुए। आप लेमलू एलिफेंट रिजर्व के नोटिफिकेशन को ही देख लीजिए, 3 महीने से ज्यादा नोटिफिकेशन 2 महीने हो गए।
अभी तक ग्राम सभाओं के साथ कोई संवाद शुरू नहीं किया गया कि उस लेमरू एलिफेंट रिजर्व में होगा क्या। तो सवाल यह है कि सिर्फ दिखावे की दिशा में डायरेक्शन चल रहे हैं। असल में चाहे वो बीजेपी सरकार हो या कांग्रेस सरकार हो, ये खनन कंपनियों का मोह नहीं छोड़ सकते। और जब तक हाथी के लिए आप बड़ा एक इलाका नहीं छोड़ेंगे, खनन गतिविधियों से उस क्षेत्र को आप मुक्त नहीं करेंगे, उनके आने जाने के कॉरिडोर को आप सुरक्षित नहीं करेंगे, तब तक ना मानव हाथी द्वंद्व का संकट समाप्त होने वाला है, ना ही हाथियों की और लोगों की मौतों का सिलसिला थमने वाला है। तो बहुत गंभीर स्थिति में आज छत्तीसगढ़ आके खड़ा हुआ है और अभी भी नहीं देखा गया तो स्थिति और भयानक होगी आने वाले दिनों में। ठीक है सर, नितिन जी आपके पास आता हूं सर। और ये बड़ा गंभीर सवाल सर मेरा ये है कि देखिए, हम अपने दर्शकों को आंकड़े बता दें, फिर वो समझ पाए शायद कि सरकार जो करना चाहती वो हो क्यों नहीं पाता। अगर हाथी के हमले से किसी की मौत होती है तो 6 लाख का मुआवजा दिया जाता है। अगर वो विकलांग हो जाता है, किसी तरह की दिक्कत हो जाती है तो 2 लाख का मुआवजा मिलता है। अगर हाथी के वजह से खेत का 33% हिस्सा खराब हो जाता है तो 9,000 रुपए प्रति एकड़ का मुआवजा मिलता है। 5,000 करोड़ का लगभग ये प्रोजेक्ट है। 52 करोड़ रुपए तो केवल अभी दिए जा चुके हैं। और जाहिर सी बात है कि ये पूरा का पूरा एक ऐसा मामला है जिसमें बहुत सारा पैसा जुड़ा हुआ है। तो नितिन जी, मेरा सीधा सवाल यह है कि कहीं ये हाथी जो है हमारे, ये सोने का अंडा देने वाली मुर्गी तो नहीं बन गए अधिकारियों के लिए, विभागों के लिए, और इसीलिए ना तो विभागों में समन्वय है और ना ही नतीजा कोई रिजल्ट हमें जमीन पर दिख रहा है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आपकी बातों का मैं खंडन करूंगा। हम हाथियों के इस विषय पर यदि चर्चा करें तो मुझे ऐसा लगता है कि उत्तराखंड, बंगाल, झारखंड और छत्तीसगढ़ और कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश का, ये एक राज्य की समस्या नहीं है। ये लगभग देखिए इन सारे राज्यों की समस्याएं हैं। वहां पर भी करंट से हाथियों की मौत हुई है, असामयिक हाथियों की वहां पर भी मौतें हुई हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाथियों को संरक्षित करने के लिए और इन समस्याओं के निदान के लिए कोई एक राष्ट्रीय नीति बननी चाहिए, क्योंकि एक राज्य की समस्या नहीं है। भाजपा जैसा कि आरोप लगा रही है कि इतने हाथियों की मौत हो गई, कोई नीति नहीं है, कोई काम नहीं कर पा रहे, तो मैं बता दूं 2003 से 2013 की यदि हम रिपोर्ट देखें, जिसमें हाईकोर्ट में जनहित याचिका भी दायर की थी नितिन संघवी नाम के व्यक्ति ने, तो 103 हाथियों की मौत हुई थी इनके शासनकाल में। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इनके शासनकाल में मौत हुई थी। अब बात आती है कि ये हाथी क्यों जंगल से बाहर आ रहे हैं, क्यों उन क्षेत्रों में आ रहे, रहवासी इलाकों में आ रहे हैं। तो मैं बता दूं कि इन 15 सालों में जंगल और जमीन का बेतहाशा दोहन किया गया है। अनगिनत माइनिंग बांटी गई है, माइनिंग लीज दी गई है। तो इस वजह से हाथियों को जो है वो जंगल में अपने घर जैसा जो माहौल उनको जो फील होना चाहिए वो नहीं होता है, और उनकी फूड रिक्वायरमेंट जो है वो बहुत ज्यादा होती है जो वहां पर पूरी नहीं हो पाती। तो वो जंगल से बाहर निकलकर रहवासी इलाकों में विचरण करते हैं, और फिर इस प्रकार की जो घटनाएं मानव हाथी द्वंद्व की या करंट लगने से हाथी की मृत्यु हुई, ऐसी घटनाएं सामने आ रही, जो कि बहुत ही दुखद है। इस विषय पर जांच के आदेश दिए गए हैं, और जैसी कि जानकारी मिली है कि वो जो हाई टेंशन तार था वो एनटीपीसी से रिलेटेड था, और विद्युत विभाग ने एनटीपीसी को इस बारे में सूचना दी थी। और वहां तक गई थी सर, मुझे लगा था केवल वन विभाग ने वहां ट्रांसफर किए, पर वहां से आगे भी चली गई है। ये सर ये कैसे चलता है सर? देखिए ये समन्वय तो पहले होना चाहिए ना सर। नितिन जी, सरकार एक जंगल के आसपास के इलाके जहां हाथियों का मूवमेंट है, तो अगर वहां पर अभी तक कोऑर्डिनेशन ही नहीं बन पाया सर 3 साल में, तो फिर तो गड़बड़ है सर, सिस्टम में तो गड़बड़ है। देखिए कोऑर्डिनेशन बन पाया था। ये हाथी नहीं गड़बड़ होगी तो उसको ठीक किया जाएगा। ये जो 16 हाथियों का एक दल जो घूम रहा है, ये उसी दल के सदस्य थी हाथिनी जो जिनकी मृत्यु हुई है, दुखद मृत्यु हुई है करंट लगने से। ये 16 हाथियों को देखिए, ये लगातार वन विभाग ट्रेस कर रहा है, और इन 16 हाथियों को रेडियो कॉलर लगाने की प्रक्रिया में वन विभाग तेजी से काम कर रहा है, ताकि ये हम जान सकें कि हाथी जो है वो किस क्षेत्र में है, तो उस क्षेत्र के लोगों को भी अलर्ट किया जाए, और जो जान माल की जो हानि होती है वो भी ना हो। और हाथी रेडियो कॉलर लगने के बाद चूंकि वो ट्रैक होंगे तो उनके सुरक्षा के लिए भी उपाय किए जाएं। लेमरू प्रोजेक्ट की जैसे बात हो रही थी, तो निश्चित तौर पर लेमरू प्रोजेक्ट देखिए 450 वर्ग किलोमीटर में था, उसको 1995 वर्ग मीटर किया गया। नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और उस पर काम भी जारी है। बिल्कुल सरकार जो है वो बिल्कुल इसमें संवेदनशील है। तो और सर एक चीज बताइए ना नितिन जी, कोई बात वन मंत्री कह रहे हैं, नितिन जी वन मंत्री कह रहे हैं कि हमने सूचना दे दी थी और विद्युत विभाग ने करंट को बंद नहीं किया।
अब बताइए सर, इसमें क्या हाथी की गलती है? नहीं, इसमें क्या विद्युत विपक्ष की विभाग ने गलती है? NTPC इसमें क्या सवाल विद्युत उठाने वालों विभाग की ने गलती? इसमें गलती NTPC किसकी सर, ये बताइए सर। नहीं, गलती देखिए, गलती जिसकी भी होगी, छत्तीसगढ़ में कानून का राज है, जंगल का राज नहीं है उत्तर प्रदेश के जैसे। मैं ये भी बता दूं, बिल्कुल इसमें जांच में यदि पाया जाएगा कि किसी भी विभाग के अधिकारी ने इसमें गलती की है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। इसमें जांच भी बैठा दी गई है और इसमें बिल्कुल रिपोर्ट आने पर कार्रवाई भी होगी, ये भी मैं वादा करता हूं आपके चैनल। ठीक है अनुराग जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं सर, एक चीज ये बताइए सर, ये निदान की जब बात होती है तो जब आप लोग सत्ता में होते हैं तो आपके सुर अलग होते हैं, विपक्ष में होते हैं तो अलग होते हैं। सत्ता में थे तो 15 साल तक आपको लगा ही नहीं कि 103 हाथियों की मौत हो गई, अब आपको लग रहा है कि ये तो बहुत गड़बड़ हो रही है। तो आप लोगों ने क्या वहां पर एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया था जिससे हाथियों और इंसानों का द्वंद्व खत्म हो सके? और अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर आपने तैयार किया था तो क्या कांग्रेस उसे आगे लेकर नहीं बढ़ी है? क्या वजह है कि आप लोगों ने क्या काम किया था? जरा जनता को अपना भी जवाब दीजिए सर, सिर्फ सवाल खड़े करने से ठीक नहीं होगी बात। अभिलाष जी, आलोक जी यहाँ बैठे हैं, समाज सेवी हैं और हाथियों के क्षेत्र में विशेषज्ञ दिख रहे हैं। मैं मूलतः ये बताना चाहूंगा कि हाथी का मूलतः निवास छत्तीसगढ़ नहीं रहा। 1988 में पहले बार जो हाथी है वो दल बिहार से आया जो वर्तमान झारखंड में है, और यहाँ की स्थिति परिस्थिति उसे रास आ गई और आज लगभग 250 से 300 हाथी 16 से 19 दलों में बंटकर यहाँ पे है। जब जैसे जैसे छत्तीसगढ़ में हाथी आते गया तो याद करिए 2011 में लगभग 143 वर्ग मील क्षेत्र को लेके बादलखोल, तमेर पिंगला और सेमर सोत को लेके एक कॉरिडोर बनाया गया जो जसपुर सरगुजा हाथी प्रोजेक्ट था। वहां पे उनके लिए पानी की व्यवस्था की गई, वहां उनके लिए खाने की व्यवस्था की गई और उन क्षेत्रों में लगातार देखिएगा हाथी और मानव द्वंद्व लगातार कम होते गए। एक बड़ी बात, एक सामान्य बात मैं बताना चाहूंगा अभिलाष जी। कम हुए? देखिए, झूठ बोल रहे हैं। मैं एक बात बताना चाहूंगा, और ये समर सोत और क्या नाम है बादलखोर जो ये बता रहे हैं जो दो परियोजना, इसमें क्या काम हुआ, थोड़ा विस्तृत रूप से बताएं। हाँ बिल्कुल अनुराग जी। अभिलाष जी, बादलखोर, तमेर पिंगला और सेमर सोत इन क्षेत्रों में लगातार हाथियों को उनके रहने के स्थान पर ही पानी के स्रोत दिए गए और उनके खाद्यान्न की व्यवस्थाएं भी की गई। लगातार आप देखिएगा जैसे जैसे व्यवस्थाएं बिगड़ती गई, हाथी और मानव द्वंद्व की स्थिति आती गई, तो विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ, चाहे वो असम की बात हो चाहे कलकत्ता की बात हो, वहां से विशेषज्ञ लाके स्थानीय ग्रामीणों को प्रशिक्षण दिया गया, मोबाइल वैन की व्यवस्था की गई, बीम लाइटें बांटी गई और मुआवजा जिसके कारण लगातार नुकसान की स्थिति होती थी भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में शुरू हुई है। एक बात और बताना चाहूंगा, 2018 की बात करिए, कुमकी हाथी जिसे जंगली हाथियों को काबू में करने के लिए विशेषज्ञ माना जाता है, वो हाथियां भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में आई हैं। लेकिन जब से ये सरकार आई है, इस हाथी की समस्या को ये आपदा को अवसर बना लिए। एक आप समय याद करिए, कुछ समय पहले कांग्रेस सरकार ने हाथी के रहवास क्षेत्र में धान देकर उन्हें वहीं रोकने की व्यवस्था, रोकने की योजना कोशिश की थी। क्या हुआ उस योजना का? बहुत ज्यादा प्रयास कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं भ्रष्टाचार रोकने का मामला है, उसमें ऐसा कह रहे हैं अभिलाष जी कि हाथी 3 साल में जंगल से निकलकर गांवों में और शहरी क्षेत्रों में आ गए। ये जो सोच है, ये बोल रहा हूं कि समस्या है। ठीक है अनुराग जी, आपका पॉइंट आ गया। अनुराग जी आपका पॉइंट आ गया सर। एक मिनट नितिन जी, आज वन मंत्री अपनी बेबसी जाहिर करते हैं, कोई बेबसी जारी नहीं की, दुर्भाग्यजनक बात अगर ठीक है, बताइए। नितिन जी आप अपनी बात कर ले, फिर मैं आलोक जी के पास आता हूं। नितिन जी आप अपनी बात कर लीजिए। नहीं, अभिलाष जी 3 साल में क्या ये हाथी, इतने सारे हाथी ये जो गिना रहे हैं कि 16 दलों में घूम रहे हैं, 250 हाथी घूम रहे हैं, बड़ी जानकारी लेकर आए, तो ये क्या 3 साल में आ गए? ये क्या 3 साल में आ गए? क्या 3 साल हो गए लेमरू प्रोजेक्ट में क्या किया आपने? जल, जंगल और जमीन आपने जो धान भेजा था उसका क्या हुआ? अनैतिक दोहन करने की वजह से जंगलों का विनाश हुआ है छत्तीसगढ़ में। आज यही वजह है आलोक जी नहीं दे पाएंगे। ठीक है, जंगलों से निकलकर रहवासी क्षेत्रों में आ रहे हैं। हाँ आलोक जी, मुझे बताइए, बीजेपी के शासनकाल में काम हुआ, कह रहे हैं कि हमने इतना काम किया था, पानी दे देते थे, हम हाथियों को रास्ता ना भटकना पड़े उनको। अब कांग्रेस कह रही कि अब तो इन्होंने इतना जंगल काट पीट दिया है कि दिक्कतें हैं। आखिर क्या वजह क्या है और निदान क्या है सर? बहुत टू दी पॉइंट, बहुत संक्षेप में बताइएगा सर। देखिए, ये वही भाजपा है जो 2007 में 400 वर्ग किलोमीटर लेमरू हाथी रिजर्व को
खनन कंपनियों की चिट्ठी के आधार पर निरस्त कर दिया था, जबकि वो प्रपोजल एमओएफ से स्वीकृत हो चुका था। जो तमोल पिंगला बादलखोल, जो सरगुजा जसपोल एलिफेंट रिजर्व की बात हो रही है, ये पहले से ही वन्य प्राणी अभ्यारण्य है और कोई भी नया इलाका लेमलू हाथी रिजर्व को हाथी रिजर्व के लिए नहीं दिया गया था। पहला इलाका है वो लेमलू हाथी रिजर्व बना है। और जो भाजपा के द्वारा जो दावे किए जा रहे हैं, ये उसी दरमियान मिर्ची पाउडर से हाथियों को भगाने से जैसे तमाम छत्तीसगढ़ के अंदर मानव हाथी द्वंद्व की जो समस्या, उसको एक प्रयोगशाला सरकारों ने बना के रख दिया है और तरह तरह के प्रयोग होते रहे हैं। सवाल यह है कि देखो, इसको एक समग्रता के साथ देखना पड़ेगा और यह कहना कि हाथी बाहर से आए हैं, ये गलत तथ्य है। छत्तीसगढ़ में शुरू से सरगुजा हाथियों का इलाका शुरू से रहा है, बीच में कुछ समय नहीं थे, फिर वापस आए हैं। और अब ये मानना पड़ेगा कि हाथी कहीं जाने वाला नहीं है, छत्तीसगढ़ में रहेगा और जब रहेगा तो उसको आपको बड़ा इलाका देना पड़ेगा। खनन कंपनियों के मोह से जो कॉर्पोरेट मुनाफे की जो प्रतिबद्धता है उससे पीछे हटना पड़ेगा और बड़ा इलाका हाथियों को सुरक्षित आपको छोड़ना पड़ेगा ताकि वो वहां रह पाए और उनके आने जाने का कॉरिडोर हो। जो समुदाय है, जो जंगलों में रहने वाले लोग हैं, गांव के साथ, ग्राम सभाओं के साथ सामुदायिक प्रबंधन की बात को आपको बढ़ाना पड़ेगा ताकि जो सह अस्तित्व है वो बेहतर हो पाए, जन वन वन्य प्राणी का सह अस्तित्व डेवलप हो पाए। तीसरा बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि जो संसाधन है, उन संसाधन को ग्राम सभाओं को आपको सौंपना होगा। 5,000 करोड़ मत करवाइए सर। आलोक जी यही बस आलोक जी यही तो गड़बड़ हो गई ना। वो संसाधन वहां चले जाएंगे तो फिर मैंने जो कहा था कि वो सोने का अंडा, फिर वो कैसे आएगा सर? कितना लग रहा है जंगल में तो पता भी नहीं चलता। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? जंगल में मुआवजा बटा, जंगल में कहां क्या खर्च हुआ? वो संसाधन है, उससे धान बटा जी बिल्कुल, तो उससे कहीं ना कहीं आपको पीछे हटना पड़ेगा और संसाधनों को वास्तविकता में खर्च करना पड़ेगा ताकि वो जंगल की बेहतरी हो, जंगल उपलब्ध हो, जंगल में खाना उपलब्ध हो। ठीक है नितिन जी, आपको लगता नहीं कि सर अगर आप इतने प्रतिबद्ध हैं, सरकार इतनी प्रतिबद्ध है और कोई नहीं चाहता, मैं जानता हूं ना बीजेपी, ना कांग्रेस, ना रमन सिंह, ना सीएम भूपेश बघेल, कोई नहीं चाहता कि यह स्थिति हो कि हाथी भी मरे, इंसान भी मरे और हजारों करोड़ खर्च भी करने पड़े। सर देखिए, जो कोशिशें हो रही हैं उनका एग्जीक्यूशन कितना हो रहा है, इसको लेके मॉनिटरिंग ही अगर तगड़ी कर देंगे ना तो ये कहना नहीं पड़ेगा वन मंत्री को कि हमने उनको बोल दिया था, उन्होंने बिजली बंद नहीं की, और बिजली विभाग को नहीं बोलना पड़ेगा कि हमने एनटीपीसी को बोल दिया था, अब एनटीपीसी पता नहीं किस पर टोपी ट्रांसफर करेगी। तो केवल कसावट कुछ अगर आप जितना है उतने में भी ला दें तो मुझे लगता है बहुत जानें बचेंगी और पैसा भी बचेगा। सरकार प्रतिबद्ध है, इसके लिए बिल्कुल चिंतित है। सर आंकड़े नहीं बता रहे, है। जो मृत्यु हुई है उसके लिए हमें खेद भी है। नितिन जी, आंकड़े नहीं बता रहे हैं कि प्रतिबद्धता है। इसके विषय में चर्चा चल रही है, आंकड़े भी बता रहा हूं। 1995 वर्ग मीटर पे जो लेमरू ना मैं तो हाथियों की मौत की बात कर रहा हूं, इंसानों की मौत की बात कर रहा हूं सर। ये आंकड़े नहीं बता रहे हैं कि प्रतिबद्धता है सर। देखिए ये दोनों चीजें, जब हाथी संरक्षित होंगे, हाथी को जब जंगलों में ऐसे रिजर्व एरियाज में जब उनको अपने घर जैसा फील होगा, उनको खाना पानी दाना चारा जो उनकी रिक्वायरमेंट है जब वो पूरी मिलेगी तो बिल्कुल जंगल से बाहर नहीं निकलेंगे। 3 साल हो गए हैं सर हमारे, क्यों आ रहे हैं? क्योंकि ठीक है सर, समय खत्म हो गया, माफी चाहूंगा मैं, लेकिन जाहिर सी बात है 3 साल और 15 साल, बिल्कुल 15 साल और 3 साल की तुलना करना मेरे हिसाब से तुलना तो कर ही नहीं रहा सर। हम तो हमारे जैसे लोग, भोले वाली छत्तीसगढ़ की जनता ये सोच के थोड़ी देती है कि उन्होंने 15 साल नहीं किया था तो कांग्रेस भी 5 साल नहीं करेगी। हम तो ये मानकर ही वोट करते हैं सर कि जो नई सरकार आएगी वो हमारा भविष्य बदल देगी, पर हमें ये गलतफहमी रहती है कि 15 साल उन्होंने नहीं किया तो ये प्ली भी देकर जाता है विपक्ष सत्ता पक्ष को कि आप भी मत कीजिए 5-10 साल। कोई पूछे तो बोलिएगा कि उन्होंने 15 साल किया था क्या। ये सर बड़ी अजीब सी बातें हैं। लेकिन हाँ, ये चीज है कि 3 साल में जो अंतर दिखना था भूपेश बघेल सरकार के काम करने का तरीका जैसा है, वो अंतर इस तरफ नहीं दिखा है क्योंकि अभी प्राथमिक सूची में आपकी शामिल नहीं है। जिस दिन ये आपकी प्रायोरिटी में आ जाएगा, प्राथमिकता में आ जाएगा, तो ना तो हाथी मरेंगे, ना उनके पेट में पल रहे बच्चे मरेंगे और ना ही हमारे ग्रामीणों की मौत होगी। तो जरूरत इस वक्त इस बात की है कि जल्द से जल्द एग्जीक्यूशन पर ध्यान दिया जाए। रेडियो कॉलर लगाना कोई बहुत रॉकेट साइंस रह नहीं गया है, थोड़े से संसाधन वहां बढ़ा देंगे तो हो जाएगा। एक्सपर्ट्स पूरे देश में हैं हाथियों को टैकल करने वाले, आलोक शुक्ला जी जैसे लोगों की मदद ली जा सकती है। इन तमाम लोगों को एक साथ ला करके अगर हम काम करें तो शायद स्थिति बन जाए। और यहां मैं बता दूं अपने दर्शकों को कि हम बार बार कहते हैं कि हाथी शहरों में आ गए, ऐसा नहीं है। हाथी तो वहीं थे, हम ही उनके जंगलों में घुस गए हैं शहर बनाने के लिए, गांव बनाने के लिए, खनन करने के लिए, प्रोजेक्ट्स लाने के लिए, इसलिए ये दिक्कतें हैं।
तो हाथियों के साथ तो दिक्कत दोनों तरफ से है, द्वंद्व उनकी तरफ दोनों तरफ से है, पर सरकारों का द्वंद्व हमारे समझ नहीं आता। शुक्रिया अदा करूंगा नितिन भंसाली जी, अनुराग अग्रवाल जी, आलोक शुक्ला जी, आपका इस डिबेट में शामिल होने के लिए। उम्मीद करूंगा कि अब ये इस तरह के खूनी आंकड़े हमारे सामने ना आए। नमस्कार।